सबसे पहले बताया बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में कि इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब क्या, अपने 3 टाइप का इकोनॉमी पढ़ते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, जहाँ पे पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट के हाथ में। सोशलिस्ट में पूरा का पूरा गवर्नमेंट के हाथ में। और मिक्स्ड में इंडिया जो फॉलो किया, वो लोग ये फॉलो किया कि कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होंगे, कुछ कंट्रोल प्राइवेट कंपनी के हाथ में होंगे। जैसे सोशलिस्ट स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम ये था कि आप कितना प्रोड्यूस करोगे, कितना रॉ मटेरियल आपको मिलेगा और आप कितने दाम पे किन लोगों को बेचोगे, ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करता है। लेकिन मिक्स में क्या किया, बोला आप कितना रॉ मटेरियल खरीदोगे, कितना प्रोड्यूस करोगे, वो आपका मन है। कुछ कुछ प्रोडक्ट में गवर्नमेंट बोला हम एमआरपी फिक्स कर देते हैं, है ना, आपने पढ़ते हैं ना जैसे हाँ सर, हाँ। एमआरपी, तो वो एमआरपी गवर्नमेंट फिक्स कर दिया, किससे ज्यादा दाम में नहीं बेच पाओगे। तो ये सब चीजों में मिक्स इकोनॉमी चला। दूसरा बात यहाँ नोट्स में लिखा है फेडरल स्ट्रक्चर। इंडियन स्ट्रक्चर जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, फेडरल का मतलब होता है नहीं, देखो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कुछ चीजों पे कंट्रोल है और हर स्टेट गवर्नमेंट का भी अपने अपने स्टेट में कुछ चीजों पे कंट्रोल है। अच्छा, यही है फेडरल स्ट्रक्चर, है ना। स्टेट भी अपना अपना बजट बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना एक बजट बनाता है। जी सर। और तीसरा बात बोला प्लान्ड इकोनॉमी। अपना जो इंडियन इकोनॉमी है वो प्रॉपर्ली प्लान्ड इकोनॉमी है। हम पहले हमारे यहाँ 5 ईयर्स प्लान बनते थे। जी सर। अब 5 ईयर प्लानिंग कंसेप्ट नहीं रहा, अब दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। पहले अपने यहाँ पे नीति आयोग था, नहीं नीति आयोग तो अब बना, हाँ अभी अपने यहाँ पे क्या है, नीति आयोग है, NITI आयोग। नीति का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये 2015 में बना। पहले अपने यहाँ प्लानिंग कमीशन हुआ करता था जो हर 5-5 साल का बजट बनाता था, 5-5 साल का प्लानिंग, सॉरी, ठीक है। 12 अपने पढ़ते थे ना 5 ईयर प्लान्स। जी सर। तो अपने इंडिया में टोटल 12 5 ईयर प्लान बने थे। सर ये नीति प्लान जो है वो हर ईयर चेंज होता है। नीति आयोग, अब यहाँ पे नीति आयोग का कोई ऐसे फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है कि इतना ही पीरियड के लिए प्लान बनाएगा। नीति आयोग अपने हिसाब से डिसाइड करेगा ये प्लान 2 साल का है, ये प्लान 3 साल का है, ठीक है। अरे एक डिपार्टमेंट बना दिया इंडियन गवर्नमेंट जो ये प्लानिंग कमीशन की तरह ही काम करेगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे, ठीक है। अब इंडियन इकोनॉमी का फीचर दिया। इंडियन इकोनॉमी क्या बोला है यहाँ पे, इंडिया इज ए डेवलपिंग इकोनॉमी। हम लोग ना तो डेवलप्ड है ना अंडर डेवलपिंग है। अंडर डेवलप्ड कौन है, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये लोग अंडर डेवलप्ड है। डेवलपिंग में कौन है, अमेरिका, ब्रिटेन, ये लोग डेवलप्ड है। चाइना, वो तो डेवलप्ड है, हम अंडर मतलब डेवलपिंग है। वही तो बोल रहा है डेवलप्ड, वही तो बोला, वो लोग डेवलप्ड है। अच्छा। अंडर डेवलप्ड हो गया नेपाल, पाकिस्तान, ये लोग, और डेवलपिंग स्टेज में हम लोग हैं। तो हमारा यहाँ पे लो पर कैपिटा इनकम है। अभी हमारे यहाँ पे पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, मतलब पर पर्सन इनकम जिसको बोलते हो वो सबसे कम है। देखो यहाँ पे एक चार्ट दिया है, स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा है, $75,000 पर पर्सन, और हमारे यहाँ कितना है, $1861 पर पर्सन। ये सबसे कम है हमारे यहाँ। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज में हम लोग अभी बहुत नीचे हैं। फिर आया हम लोग यहाँ पे ओवर पॉपुलेटेड है, ये तो हम लोगों को भी पता है। हम लोग दुनिया की 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। नंबर 1 चाइना है, बट चाइना फिर भी डेवलप्ड है क्योंकि चाइना के पास इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, इंडिया के पास नहीं है। तो हम लोग ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है। ओवर पॉपुलेटेड कैसे डिसाइड होता है, ओवर पॉपुलेटेड डिसीजन ये हो गया कि आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उससे ज्यादा लोग रिसोर्स को यूज करने वाले, ठीक है ना। लैंड के हिसाब से भी तो करते हैं ना, लैंड के हिसाब से भी करते हैं, लेकिन जनरली हम लोग रिसोर्सेज के हिसाब से देखते हैं।
हमारा पॉपुलेशन 17% ग्रो हुआ है 2001 से लेकर 2011 के बीच में, 17%। ठीक है, हम लोग का एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ 1.11% है। यहाँ पे यही दो डेटा काम का है। ठीक है, थर्ड पॉइंट बोला वी आर एग्रेरियन इकोनॉमी, मतलब हम लोग एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। हमारी मोर देन 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन हमारे जीडीपी का 14% ही एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, जो कि बहुत कम है। हमारा 14% आता है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर से, जो कि बहुत कम है। हाँ। तो हम लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। किसानों का इनकम तो ज़्यादा है नहीं। हम लोग हाईली अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हमारे यहाँ, 6% से अराउंड हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। मतलब अराउंड 6% ऑफ द पॉपुलेशन जो काम कर सकते हैं वो लोग अनएम्प्लॉयड है। अर्बन एरिया में 6.84 है, रूरल एरिया में 5.65 है। मतलब दोनों जगह अप्रोक्सीमेटली 6 ही है। 31 मिलियन अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, 2018 का डेटा है ये। 31 मिलियन, इतने लोग जो काम कर सकते हैं लेकिन काम है नहीं उनके पास। हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी है हमारे यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है। 30% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब $1.9 पर डे। एक दिन का $2 भी नहीं कमा रहे। $1 का रेट कितना है? अराउंड 75। हाँ सर। तो अगर $2 भी नहीं कमा रहे, मतलब 150 रुपये भी दिन का नहीं कमा रहे। तो ये हमारे यहाँ की पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है 30%। 1 out of 3 पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड लिव्स इन इंडिया। मतलब गरीबी के पुअर पीपल जो है ना, दुनिया के हर 3 गरीब में से एक गरीब इंडिया के पॉपुलेशन वाइज। India's poor population is 224 million, is 2.5 times than नाइजेरिया। नाइजेरिया का भी पॉपुलेशन 86 मिलियन है। ठीक है, लेकिन आप बोल रहे थे कि श्रीलंका अभी बहुत ज्यादा देखो अंडर डेवलप्ड है, वो अलग बात है। वहां का पॉपुलेशन वाइज अनएम्प्लॉयड लोग इंडिया के मुकाबले कम है, नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से। हाँ, अंडर डेवलपमेंट, बेटा अंडर डेवलपमेंट सिर्फ गरीबी देख के नहीं होता। अंडर डेवलपमेंट होता है ये भी डिसाइड करने पे कि आपके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इंडस्ट्रीज कैसा है, ग्रोथ रेट कैसा है। ठीक है, हमारे यहाँ पे इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा है। ये तो हम भी मानेंगे कि हमारे यहाँ पे बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मैक्सिमम इनकम को होल्ड करके बैठे हैं। जी सर। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत कम इनकम पे बैठे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, हाँ, डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा है। अब आता है इंडिया एज एन इमर्जिंग इकोनॉमी, लेकिन कुछ चीज़ों में हमारा इकोनॉमी आगे भी बढ़ रहा है। इम्प्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ और कंट्रीज के मुकाबले बहुत इम्प्रेसिव है, मतलब बहुत अच्छा बढ़ा है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट रिलीज इन 2018, IMF एक प्रोजेक्ट दिया जिसमें बोला इंडिया का इकोनॉमिक 7.8% से ग्रो कर रहा है। तो ये अच्छा ग्रोथ रेट है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी, अमेरिका जैसा इकोनॉमी आज की डेट में 4% पे ग्रो कर रहा है। तो हमारा इकोनॉमी का ग्रोथ रेट अच्छा है। एक्सपेंशन ऑफ सर्विस सेक्टर, हमारे यहाँ पहले बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, इंडस्ट्रीज अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सर्विस सेक्टर में अच्छा खासा ग्रोथ है। 1950s में हमारे जीडीपी का 30% सर्विस सेक्टर से था, और आज की डेट में 57% जीडीपी का सर्विस सेक्टर से है। तो सर्विस सेक्टर, आईटी इंडस्ट्री, ये सब इंडिया में बहुत ग्रोथ की है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बूम, हमारे यहाँ का आईटी बहुत बूम पे गया, मतलब बहुत अच्छा ग्रोथ किया है। इंडिया एंजॉयज 55% ऑफ वर्ल्ड मार्केट, मतलब दुनिया का जो मार्केट है उसका 55% टेक्नोलॉजी इंडिया के थ्रू है। आउटसोर्सिंग भी आईटी में ही आएगा ना? एग्जैक्टली, इसीलिए तो है।
75% ऑफ ग्लोबल डिजिटल टैलेंट प्रेजेंट इन इंडिया। 75% जो डिजिटल टैलेंट है ना वर्ल्ड में, वो इंडियन है। अब आता है सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम एंड ऑक्यूपेशनल पैटर्न इन इंडिया। यहाँ पर बताया ये रहा। प्राइमरी सेक्टर में जैसे देखो 1950s और आज के 16-17 को कंपेयर करना, हमारा इकोनॉमी पूरा का पूरा प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट था। मतलब देश का नेशनल इनकम पूरा का पूरा एग्रो सेक्टर से आता था, ऑलमोस्ट 61%, जो आज की डेट में कितना है 19%, अराउंड फिगर में 19 कर सकते। सेकेंडरी सेक्टर जो पहले 13% था, अब ग्रोथ होकर 28 हुआ है। और टर्शियरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर देखो 25% से ग्रोथ होकर कहाँ पहुंच गया। तो हमारा प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंसी कम हुआ है और सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में डिपेंडेंसी बढ़ा है। यहाँ बताया प्राइमरी में क्या आता है, सेकेंडरी में क्या आता है, टर्शियरी में क्या आता है। प्राइमरी में क्या आता है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, क्वेरिंग। सेकेंडरी में आता है मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई। और टर्शियरी में आता है ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, फाइनेंशियल सर्विस, रियल एस्टेट, डिफेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोफेशनल सर्विसेज लाइक चार्टर्ड लॉयर, डॉक्टर, अकाउंटेंट्स। ये सब टर्शियरी सेक्टर में आता है। इन तीनों पैराग्राफ में बेटा वो चार्ट को एक्सप्लेन किए। ये जो चार्ट पढ़ रहे हो ना आप, हाँ सर, यही चार्ट को इन 3 पैराग्राफ में एक्सप्लेन किए कि प्राइमरी में कैसे हमारा डिपेंडेंसी कम हुआ है, सेकेंडरी में कैसे बढ़ा है, टर्शियरी में कैसे बढ़ा है। इसको उतना एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं, चार्ट को खाली देख के जाना पड़ेगा। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर सेक्टर वाइज, जॉब वाइज कौन सा सेक्टर पे अब हम कितने डिपेंडेंट हैं। तो देखो प्राइमरी सेक्टर में 1950s में हमारे देश का 72% पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट था जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। अभी कितना है, 14, अभी भी अच्छा खासा है, लेकिन क्योंकि रूरल सेक्टर हाँ 17 का है ना, अभी फिर कम हो सकता है। नहीं, ये लास्ट 1-2 साल में एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी कम नहीं हुआ उतना ज़्यादा। सेकेंडरी सेक्टर में हमारा 1950s में केवल 10% पॉपुलेशन एम्प्लॉयड था, जो आज की डेट में 20 है। और टर्शियरी में 17 था, अब 30 है। यानी इन दोनों में भी ग्रोथ हुआ है, लेकिन अभी भी वी आर मच मोर डिपेंडेंट ऑन एग्रो सेक्टर फॉर जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि रूरल इकोनॉमी अभी भी उन्हीं की उसी के रिवॉल्व करता है ना अराउंड। स्ट्रक्चरल चेंज इन द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंज क्या क्या है, जो यहाँ पे बताया। बिगिनिंग में जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस द एम वॉज सोनली रिकंस्ट्रक्ट ए डिवास्टेटेड इकोनॉमी। फ्रॉम द सेकेंड प्लान ऑनवर्ड द फोकस वॉज ऑन ग्रोथ। पहला टारगेट हम लोगों का यही था कि हमारे इंडियन इकोनॉमी जो ब्रिटिशर्स पूरा बर्बाद करके चले गए, हम लोग उसको रीबिल्ड करें, स्टेबल करें। सेकेंडरी जाके प्लान आया ग्रोथ का, लेकिन मेन हर्डल हमेशा लो सेविंग था। हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों नहीं हुआ 1950 से 1990s में? क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सेविंग ही तो नहीं था उतना। लोग कमाई उतना पा रहे थे बेटा कि बस खा के अपने खाना पीने का खर्चा और बेसिक नेसेसिटी को पूरा कर पाए। हाँ सर। तो सेव क्या करेंगे? सेव नहीं करेंगे तो इन्वेस्ट क्या करेंगे? इन्वेस्ट नहीं करेगा तो इंडस्ट्रीज को पैसा कहाँ से मिलेगा? ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि तो ग्रोथ नहीं होगा। तो हमारे यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था 57-58 में। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस मतलब फॉरेन एक्सचेंज में जो हमको पेमेंट करना है और फॉरेन से जो पैसा आ रहा है उसमें हम नेगेटिव पोजीशन पे खड़े थे। पेमेंट ज्यादा करना था क्योंकि हमारा इंपोर्ट हाई था। हाँ। हमारा खुद का तो प्रोडक्शन कुछ था ही नहीं एक तरीके से। हाँ। तो हम लोग हर चीज के लिए फॉरेन पे डिपेंडेंट हो जाते थे। जी। और एक्सपोर्ट हम क्या करते थे? एग्रो प्रोडक्ट। तो एग्रो प्रोडक्ट तो उतना महंगा नहीं होगा ना बेटा जितना इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट महंगा होगा। हाँ बिल्कुल। तो हमारा इंपोर्ट हाई था, एक्सपोर्ट कम था। हाँ। जिसके कारण हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस पे खड़े थे। ठीक। जी सर। 65-66 में दूसरा क्राइसिस आया, फूड क्राइसिस।
उस समय एक बार बहुत वो इंडिया पाकिस्तान का वॉर भी हुआ था 1965 में, अच्छा, और हम लोगों का एग्रीकल्चर सेक्टर एनवायरमेंट प्रॉब्लम के कारण बहुत ज़्यादा डाउन चला गया, तो इंडिया में खाने का कमी होने लग गया था, जो कि एक एग्रीकल्चर कंट्री कहलाता है। तो यहाँ ये प्रॉब्लम आया। फिर आया मिड 60s में ग्रीन रिवॉल्यूशन, इस एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। HYV सीड्स होते हैं ना, हाँ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, हाँ, नया नया प्रोडक्शन टेक्निक, जैसे ट्रैक्टर, जैसे आपका क्या बोलते हैं मल्टीपल फार्मिंग, हाँ, ये सब चीजें इंडिया में टेक ओवर की, ताकि गवर्नमेंट को फूड क्राइसिस को दूर कर सके। अब तीसरा बड़ा क्राइसिस क्या आया? ऑयल प्राइस। 73, 74 और 79, 80 में इंडिया में ऑयल प्राइस बहुत हाई चला गया था। वो तो अभी भी है। वेरी गुड, ठीक ही है, वो बात भी सही है। लेकिन उस समय ना, मतलब एक्चुअली में हुआ क्या था बेटा, तेल इंडिया को अवेलेबल ही नहीं हो रहा था। अभी इंडिया को अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है, रेट आई है। हाँ, उस समय अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम आ गया था, क्योंकि इंडिया के पास बेटा उतना डॉलर पाउंड नहीं था ना पेमेंट करने को। आज की डेट में हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत स्ट्रांग है, हम लोग अराउंड 40,000 करोड़ के आसपास खड़े हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, डॉलर पाउंड में। अच्छा, तो जिसके कारण आज हम खरीद सकते हैं, पेट्रोल महंगा भी होगा तो भी। लेकिन उस समय इंडिया के पास इतना पैसा नहीं होता था डॉलर पाउंड में कि वो ज़्यादा से ज़्यादा परचेज अब कर पाए। जी सर। ठीक है, तो IMF से हम लोगों को लोन फूल लेना पड़ता था बहुत ज़्यादा। हाँ, अब आया सबसे बड़ा क्राइसिस इंडियन इकोनॉमी का, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। बेटा 1991 इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक ईयर है। क्या हुआ था इस ईयर में? LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 1991 में हुआ क्या था ऐसा सर? 1991 में हुआ था इराक में वॉर। ठीक है, ये जो गल्फ कंट्रीज है ना, गल्फ कंट्री, सऊदी अरबिया, इराक, ईरान, हाँ, यहाँ हुआ बहुत ज्यादा ऑयल का प्रॉब्लम, वॉर हुआ बड़ा भयानक। हाँ, इंडिया को प्रॉब्लम ये हुआ कि इंडिया के पास अगला 10 से 11 दिन का ही डॉलर पाउंड बचा था फॉरेन में पेमेंट करके कोई भी सामान मंगवाने के लिए। हम लोग उस स्टेज पे पहुंच गए थे, हमारा इकोनॉमी मतलब क्या बोलते हैं स्टैग्नेंट होने वाला था, मतलब खड़ा रह जा रहे, मतलब कोई मूवमेंट नहीं बचा था इकोनॉमी में। जी सर। तब उस समय का जो गवर्नमेंट था और उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो इंडियन इकोनॉमी को ओपन अप किए, क्योंकि तब तक इंडियन इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी कहलाता था। अब ये क्लोज इकोनॉमी क्या होता है? हम फॉरेन से बहुत ज़्यादा कुछ डायरेक्ट वहाँ से इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं ला सकते थे, फॉरेन कंपनी डायरेक्टली इंडिया में पैसा नहीं लगा सकती थी, बहुत सारा प्रॉब्लम्स था। इंडियन इकोनॉमी को उस तरीके से प्रोटेक्ट किया गया था ताकि फॉरेन कंपनी इंडिया में नहीं आए और इंडियन कंपनी को नुकसान नहीं हो। लेकिन इसका उल्टा असर हो गया, फॉरेन इंटरवेंशन ना हो। हाँ इसमें उल्टा असर हो गया। लेकिन हाँ, कि हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज ही एकदम कम हो गया। हाँ, तब गवर्नमेंट बोला हम ओपन अप करेंगे इकोनॉमी को, यानी LPG लाएंगे। लिबरलाइजेशन मतलब गवर्नमेंट बहुत सारा बिजनेस पहले अपने कंट्रोल में रखता था, अब बोला प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है उसको। बैंकिंग वैंकिंग बहुत कुछ था। पहले बहुत सारा सेक्टर था, अराउंड 17 सेक्टर था जिस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल था। LPG के बाद केवल 3 सेक्टर पे गवर्नमेंट का कंट्रोल रह गया था, रेलवे, बहुत सारा हैजार्डस केमिकल और आर्म्स एंड एम्युनिशंस। यही गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखा, बाकी को प्राइवेट कर दिया। दूसरा हुआ प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट का जो फैक्ट्रीज था, गवर्नमेंट का जो कंपनीज था, जी सर। उनमें प्राइवेट कंपनी को बोला कि आप लोग इन्वेस्ट करो, आप लोग इनका शेयर खरीदो 100%। जैसे ONGC, जैसे सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बेल, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हाँ सर। ये सब गवर्नमेंट कंपनीज थी। इनमें फुल्ली गवर्नमेंट का ही पैसा लगा हुआ था। गवर्नमेंट बोला प्राइवेट कंपनीज को एक काम करो, हम लोग मिल के काम करते हैं, तुम लोग भी इन्वेस्ट करो ताकि मेरा फंड का प्रेशर कम हो जाए। अच्छा। तो गवर्नमेंट अपना
स्टेक बेचा, अपना कंट्रोल बेचा अपनी कंपनीज का प्राइवेट कंपनीज को, तभी आए पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट मॉडल। उसमें 51% गवर्नमेंट होल्ड कर रही थी। हाँ, तब तक 51% गवर्नमेंट, उसके बाद भी 1991 में भी गवर्नमेंट 100 से 51 पे ले आई खुद को, उसके पहले 100 था बेटा। हाँ। अब धीरे धीरे 51 से भी नीचे जाने को तैयार है गवर्नमेंट। तो ये हुआ एलपीजी। जी का मतलब हुआ ग्लोबलाइजेशन, मतलब फॉरेन कंपनीज को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करने का मौका दिया जाने लगा। जनरली इनडायरेक्टली एफडीआई आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर 2007-8 में एक और क्राइसिस आया, फिर मनमोहन सिंह थे। इस बार मनमोहन सिंह क्या थे? इस बार मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। 2007-8 में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आया, पूरे दुनिया का इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया था, पूरे दुनिया का इकोनॉमी स्लो हो गया था एकदम ग्रोथ में। अच्छा। तब ये नीति आयोग वगैरह फ्रेम किया गया था, इनका प्लानिंग आया था, ठीक है ना। मतलब तब तक 5 ईयर प्लान्स खत्म हो गए। हाँ, तो ये सब इंडिया का इकोनॉमी में क्राइसिस आया और इनसे डील किया गया। अब आता है सर्विस सेक्टर लेड ग्रोथ इन इंडिया। ये सबसे बड़ा एक सच्चाई है। इंडियन इकोनॉमी को वापस खड़ा कौन किया? सर्विस सेक्टर, स्पेशली आपका आईटी सेक्टर। जैसे देखो यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया, ट्रेड, रिपेयर, होटल एंड रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब बैंकिंग एंड ऑल, रियल एस्टेट ओनरशिप, प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, डॉक्टर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस और अदर सर्विसेज। यहाँ पे डब्ल्यूटीओ और आरबीआई मिल के काम किया, ठीक है। जी सर। इसमें और कुछ काम का बात, हाँ यहाँ पे देखो, सर्विस सेक्टर ग्रोथ स्टार्टेड पिकिंग अप फ्रॉम 1980s। 1980 के बाद इंडिया में सर्विस सेक्टर पिकअप करना स्टार्ट किया। इट गैदर्ड स्ट्रीम इन द 1990s। 1990 में इसको प्रॉपर वे में ग्रोथ मिला, 7.5% का ग्रोथ। कम्युनिकेशन डोमिनेटेड द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर। इंडिया कम्युनिकेशन में बहुत डेवलप किया। बिजनेस सर्विस ग्रोथ वाज फास्टर पोस्ट 1990s at an average of 20% per annum, with communication closely following 20% per annum. ओवरऑल बिजनेस सेक्टर 20% पे ग्रोथ कर रहा था और अकेला कम्युनिकेशन सेक्टर जो है वो 20% पे ग्रोथ कर रहा था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दिखाते हैं यहाँ पे, बैंकिंग, होटल, रेस्टोरेंट, ये तो मेजर सर्विस ग्रोथ बनाई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज, ITES, ये इंडिया में एक नया जोन स्टार्ट हुआ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज, इंडिया वो सर्विसेज देने लगा जिसमें आईटी का रोल ज्यादा होगा। आप जिसको बोलते हो ना आउटसोर्सिंग, वो कॉल सेंटर का आउटसोर्सिंग, वो सब आया इंडिया में। द बीपीओ सर्विस देखो बोल दिया, द बीपीओ सर्विस कंस्टिट्यूट 14% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट इन 2010-11। अकॉर्डिंग टू नेशोकॉम, इट अकाउंट्स फॉर 10% ऑफ द टोटल सर्विस आउटपुट इन इंडिया। अकेला बीपीओ इंडिया के टोटल आउटपुट का 10%, टोटल सर्विस आउटपुट का 10% कवर कर रहा था। द आईटी सर्विस वाज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 11-12 एट 22.7%। इंडिया का आईटी सेक्टर 22% के हिसाब से ग्रोथ कर रहा था 11-12। ठीक है। अब इसका रीजनिंग दिया, कॉजेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर। तो पहला बोला एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंडिया में आईटी का टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा डेवलप हुआ। हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सर्विस, सर्विस सेक्टर का डिमांड भी बहुत बढ़ा इंडिया में। लो एब्जॉर्प्शन ऑफ सेमी स्किल्ड वर्कफोर्स, सबसे बड़ा रीजन था इंडिया में सर्विस सेक्टर ग्रोथ का कि इंडिया का वर्कफोर्स बहुत चीप था, लेबर बहुत कम रेट पे अवेलेबल थे। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट 3 से 4 हजार में पार्ट टाइम जॉब करने को रेडी थे कॉल सेंटर में उस समय। मतलब कॉलेज में पढ़ाई भी कर रहे हैं और अपना 5-10 हजार रुपया कमा भी ले रहे हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेबर इन्वॉल्व हुए। हाई अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर अच्छा। उसके अलावा नॉलेजेबल लोग भी बहुत थे जो आईटी बहुत अच्छा जानते थे। तो दोनों का एक कॉम्बो बना ना, नॉलेजेबल लोग हेड बने
और उनके अंडर में सेमी स्किल्ड या लो स्किल्ड लोग काम करने लगे। जी सर। ग्रोइंग एक्सटर्नल डिमांड फॉर सर्विस, इंडिया का आईटी सर्विस का फॉरेन में जबरदस्त डिमांड बढ़ा। एक मतलब फॉरेनर्स इंडिया को ही काम देना चाहते थे आईटी रिलेटेड। आपको मालूम है, आप हॉलीवुड मूवीज देखते हो, जी सर। आप उसका वीएफएक्स बहुत अच्छा मानते हो, हाँ, कहाँ बनता है? इंडिया में बनता है। बेंगलोर, शाहरुख खान का कंपनी रेड चिली एंटरटेनमेंट। नहीं पता था आप ये अभी जो सबसे वो जो ये आया था ना, क्या नाम है इसका, अरे एवेंजर्स एंड ऑल, एवेंजर्स। इनका पूरा वीएफएक्स इंडिया से होके गए। तो हम लोग इतने इसमें इतना डिमांड बढ़ गया इंडिया का फॉरेन में इस चीज को लेकर। इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, इंडिया इकोनॉमिक रिफॉर्म भी बहुत किया। सर्विस सेक्टर को इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत बेनिफिट्स दिया, बहुत टाइप का सब्सिडीज सब कुछ दिया इंडियन गवर्नमेंट, ताकि सर्विस सेक्टर का ग्रोथ हो। स्प्लिंटिंग इफेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कुछ कुछ एरिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बहुत अच्छा सर्विस सेक्टर को रोल यूज किया, क्योंकि सर्विस सेक्टर ऐसा बहुत सारा काम था जो लोग मैन्युफैक्चरिंग को मदद करता था, तो वो सब में इंडिया ग्रोथ किया। सॉफ्टवेयर इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे बने। ये जो आप बोलते हो ना वीएफएक्स, इसका सॉफ्टवेयर इंडिया में ही बना, आप सोच सकते हो। तो ये था इम्पैक्ट ऑफ द सर्विस सेक्टर ग्रोथ। अच्छा, अब आता है ये सर्विस सेक्टर में जो ग्रोथ आया, इससे इंडियन इकोनॉमी को क्या फायदा हुआ? सबसे बड़ा बात, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ा, है ना। हाँ सर। एग्रीकल्चर का सोचो, 49% एग्रीकल्चर में थे, 18% अब सर्विस, 30% सर्विस सेक्टर में आ गए थे लोग, जो कि एक टाइम में 10% था। इंक्रीज डिफरेंशियलिटी इन इनकम एंड प्रोडक्टिविटी, आईटी सेक्टर में जो लोग जॉब करने लगे तो वो इनबैलेंस ऑफ इनकम जो था ना, कुछ लोग बहुत अमीर कुछ लोग बहुत गरीब, वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। इंक्रीज इन इक्वलिटी ड्यू टू लॉस ऑफ लाइवलीहुड, हाँ कुछ हद तक इनइक्वलिटी बढ़ा भी। नेगेटिव पॉइंट बता रहे एक, पहले 10 लोग अकाउंट्स के लिए लगते थे, अब टैली या सॉफ्टवेयर आने के बाद 2 लोगों से काम होने लगा, हाँ। तो वहां पे प्रॉब्लम हुआ, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का बहुत अच्छा इंप्रूव हो गया, इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट एड इन नेशनल डेवलपमेंट एफर्ट, इंडिया में बहुत सारा चीजों का बहुत सारे चीजों का डेवलपमेंट में आईटी सेक्टर का रोल है। जैसे आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल बताते हैं, डीबीटी बोल के एक स्कीम चालू हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब तक क्या हो रहा था ना बेटा, इंडिया में बहुत बड़ा करप्शन हो रहा था एक चीज को लेके, कि जो जरूरतमंद है गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है, लेकिन उस जरूरतमंद के जेब में वो सब्सिडी पहुंचता नहीं था जी। अब इंडियन गवर्नमेंट क्या किया, सबका अकाउंट बैंकिंग से कनेक्ट कर दिया आधार कार्ड के थ्रू, हाँ। और बोला हम डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा डालेंगे, तो अब ऑफिसर लोग करप्शन नहीं कर पाएंगे। जी सर। तो ये क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि इंडिया का सर्विस सेक्टर अच्छा ग्रोथ किया। हाँ। ये बैंकिंग सर्विस, ऑनलाइन सर्विस, आपका गूगल पे, ये वो, ये कुछ इतना कुछ आ गया जिसके कारण आपका स्मूथ हो गया ना ट्रांजेक्शन। जी सर। अब कैश ट्रांजेक्शन पे डिपेंडेंट होने का जरूरत नहीं रहा। एक्सपेंशन ऑफ द नॉलेज इकोनॉमी, हमारे इकोनॉमी का नॉलेज भी बढ़ा, क्योंकि आईटी, कंप्यूटर ये 1990s तक इंडिया में थे ही नहीं, अचानक से इसका एक बाढ़ आ गया, तो बहुत लोग सीखे भी कंप्यूटर। फिर जैसे मेरे पापा को कंप्यूटर नहीं आता, बट हमको आता है। अभी तो नेसेसरी है। हाँ अभी तो नेसेसरी है, अब तो विदाउट, देख लो अगर ये आईटी नहीं होता बेटा तो हम लोग ऑनलाइन क्लास कर पा रहे होते क्या आज? नहीं सर। ये लॉकडाउन में कितने लोग तो कुछ भी नहीं पढ़े होते फिर। जी सर। तो थोड़ा बहुत भी जो पढ़ाई हो पाया लॉकडाउन में, वो इस ऑनलाइन के कारण ही हो पाया। और वर्क फ्रॉम होम भी तो पॉसिबल, वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल हो पाया, वरना लोग ऑफिस नहीं जाते, सैलरी नहीं मिलती। जी सर। तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हुआ इस आईटी सेक्टर के कारण। तो इंडिया का सर्विस सेक्टर, आईटी सेक्टर बहुत कुछ चीजों में इंडिया का मदद किया इकोनॉमिक को ग्रोथ करने में।